हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी बायोलॉजी टॉपिक सीरीज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज आर हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आज इस टॉपिक में हम सिर्फ खाली पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसमें जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की 6 पार्ट्स दे रखे हैं उन सबके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। एज वेल एज दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो रहेगी। अगर आपको कभी भी एग्जांपल्स देखने हो तो आप डायरेक्ट इस वीडियो से देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वो भी एक शॉर्ट ही वीडियो रहेगी। तो इसमें जब हम पहली बात करते हैं, इसमें पहला जो दे रखा है टाइप दैट इज अ प्रिडेशन। हमेशा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होती है वो 2 स्पीशीज के बारे में होती है। जब भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करेंगे तो ये बिटवीन रहेगी 2 स्पीशीज की, ठीक है, जिसमें एक स्पीशीज, अगर हम वहीं पर प्रिडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक स्पीशीज को फायदा होगा, दूसरी स्पीशीज को नुकसान होगा, दैट इज हार्म्ड, और प्लस साइन के लिए हमने दैट इज बेनिफिट लिया है। जब हमारा लायन जो है वो डियर को ईट करता है तो हमारे लायन का क्या होता है, फायदा होता है, और डियर का क्या होता है, नुकसान। जब हमारी स्पैरो सीड भी खा रही होती है तो स्पैरो को तो फायदा हो रहा है लेकिन सीड इज गोइंग टू बी हार्म। वेयर एज काउ इज ईटिंग अ ग्रास, वैसे इसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं लेकिन ये एक तरीके का ये भी प्रिडेशन ही है। तो दिस इज गोइंग टू, काउ को बेनिफिट होगा और ग्रासेस आर हार्म। वेयर एज हमने एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है प्रिकली पियर कैक्टस का, जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी कि उसकी वजह से हैवॉक क्रिएट हो गया था। अब उससे बचने के लिए हमने एक प्रीडेटर लेके आए थे। वो प्रीडेटर कौन था, दैट इज अ मॉथ। तो यहाँ वो मॉथ का बेनिफिट हुआ था, और ये प्रिकली पियर कैक्टस है ये हार्म्ड हुई थी हमारी, ताकि हम पियर कैक्टस जो बहुत वाइड स्प्रेड, बहुत वाइडली तरीके से जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज अ पियास्टर, जो है वो एक हमारी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में देखा जाता है, जिसे हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया। तो जब हमने उसे रिमूव किया तो हमने क्या देखा कि जो पियास्टर जिस इन्वर्टिब्रेट को खाते थे या जिनका वो शिकार करते थे, वो जो ये जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, मतलब ये जो प्रे थे, इनका जो शिकार कर रहे थे, ये अपने आप एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हमारा पियास्टर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए खाना अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्रिडेशन। प्रिडेशन में हमें अगर प्रिडेशन से बचना हो तो प्लांट्स और एनिमल्स ने कुछ अपने ऊपर कैरेक्टराइजेशन की है। जैसे एनिमल्स जो है वो कॉम्बीफ्लेज स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज अपने आप को हाइड कर लेते हैं। इसके अलावा एक हमारी मोनार्क बटरफ्लाई होती है, उसके पास पॉइजन प्रेजेंट होता है तो बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल होती है। तो ये इस बटरफ्लाई के पास ये पॉइजन आया कैसे, क्योंकि उसने कहाँ से पॉइजन एक्वायर किया, अपनी लार्वा स्टेज में वो पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है, इस वजह से बटरफ्लाई के ऊपर पॉइजन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज होती है एक मिमिक्री होती है, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अनदर ऑर्गेनिज्म की तरह रिजेम्बलेंस कर लेता है ताकि अवॉइड हो सके प्रिडेशन से। वेयर एज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का क्या है, जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो प्रिडेशन से बचने के लिए भाग भी सकते हैं लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट्स में हमारे एग्जांपल देखा गया था एक कैलोट्रोपिस का। ये कैलोट्रोपिस के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो अगर इन्हें कोई भी ग्रेजिंग एनिमल खा लेता है तो उनको थोड़ी डिजीनेस होने लगती है या तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। वेयर एज अगर हम स्पाइंस और थॉर्न्स की बात करें तो ये भी एक तरीके का डिफेंस है जो कि प्लांट्स ने किया था ताकि उन्हें कोई भी ग्रेजिंग एनिमल है वो उन्हें ब्राउजिंग ना कर सके। स्पाइंस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कैक्टस में, और थॉर्न्स कहाँ देखने को मिलते हैं, बोगनविलिया में। यहाँ पे कुछ अलग तरीके के केमिकल्स भी थे जो कि कोई प्लांट के यूज के नहीं होते, लेकिन वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो हमारे एनिमल्स है उन्हें ना खा सके, उन प्लांट्स को ना खा सके। कौन कौन से केमिकल, लाइक केमिकल कैफीन, स्टाइंशीन, निकोटीन, these chemicals are also present in plants। इनसे प्लांट्स को कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। ये केमिकल्स जो है वो प्लांट के लिए कोई यूजफुल नहीं होते, बट ये केमिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो जो एनिमल्स हैं वो इनके पास नहीं आते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को हार्म होगा, कोई भी स्पीशीज को फायदा नहीं होगा। कंपटीशन जो होता है, अगर कंपटीशन हो रहा है तो उससे 2 चीजें हो सकती है, एक तो एक्सक्लूजन हो सकता है, दूसरा को एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो को एग्जिस्टेंस जो है वो एक बेटर तरीका है, ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है दूसरी स्पीशीज को पूरी तरीके से वाइप्ड ऑफ कर देना, मतलब खत्म कर देना, ठीक है। अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें तो हमने अबिंगन टॉर्टाइस के बारे में देखा था और गोट के बारे में देखा, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं। वहां पे टॉर्टाइस जो थे वो एक्सटेंड हो गए थे जैसे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल खत्म कर देना, मिटा देना।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा दैट इज एबिंगन टाउटाइज एंड गॉट। वेयर एज अगर हम रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की बात करें तो वहां पे भी हमें बैरेंकल देखने को मिले थे, जहां पे सुपीरियर बैरेंकल ने इंफीरियर बैरेंकल को एक्सक्लूड कर दिया था, खत्म कर दिया था। सुपीरियर वाले का क्या नाम था, दैट इज बैरेंकल बेलेंगस, और जो हमारे इंफीरियर वाले थे उनका क्या नाम था, दैट इज बैरेंकल कैथामेलिस। ठीक है, इसके अलावा अगर कंपटीशन से को एग्जिस्टेंस होती है, को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों लोग रह सकते हैं, तो बहुत 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी जिनका नाम था वार्बल्स, जिन्हें हम बर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, दैट इज मार्क आर्थर ने दी थी। तो उन्होंने 5 क्लोजली स्पीशीज का क्या कर दिया था, अलग अलग टाइम चेंज कर दिया था। दैट एक तरीके की क्या कर दी थी, दैट इज रिसोर्स पार्शनिंग कर दी थी। अगर हम टाइम बदल देंगे सबका तो इस तरीके से स्पीशीज भी बनी रहेंगी, स्पीशीज क्या रहेंगी, कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें कंपटीशन में 2 तरीके के देखने पड़े, एक एक्सक्लूजन को देखने का भी मिला, दूसरा को एग्जिस्टेंस। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है दैट इज फ्लैमिंगोज एंड स्मॉल फिशेस। ये एग्जांपल तब है कि कई बार क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है सेम स्पीशीज के बीच में होता है फूड रिसोर्स के लिए, लेकिन अगर कंपटीशन अलग अलग स्पीशीज में हो रहा है, जैसे फ्लैमिंगोज और फिशेज में हो रहा था, तो वहां पे वो दोनों के दोनों किस वजह से compete कर रहे थे, जू प्लांक्टन की वजह से कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों का फूड है। ठीक है, वो ये कहाँ देखा गया था, दैट इज इन अ साउथ अमेरिका लेक। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी जो होता है उसमें भी दोनों स्पीशीज जो होती है दोनों हार्म्ड होती हैं। ये पैरासिटिज्म जो होता है दैट इज किस पे डिपेंड होता है, दैट इज डिपेंड ऑन होस्ट पे डिपेंड होता है पूरी तरीके से। अगर एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट मीन सरफेस पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसके एग्जांपल है दैट इज लाइस ऑन अ ह्यूमंस, हमें अपने जुएं देखने को मिलते हैं, हमारे सर्वों में हो जाते हैं। इसके बाद टिक्स ऑन अ डॉग। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया दैट इज अ कोपीपॉड्स ऑन अ मैरीन फिश, एंड एक और एग्जांपल है दैट इज अ कस्काटा, जो कि एक तरीके का पैरासाइटिक प्लांट है। वेयर एज अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें, जहां पे हमें अंदर देखने को मिलेगा इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट देखने को मिलेगा, तो उसका एग्जांपल है दैट इज अ लीवर फ्लूइड एंड द एस्कैरिस। अगर याद हो तो एस्कैरिस के बारे में हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, और वेयर एज लीवर फ्लूइड के बारे में भी हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। ये हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का है और एस्कैरिस हमारा एस्केल्मेंथेसिस का है। अगर इसी में हम तीसरी तरीके की पैरासिटिज्म देखें तो होती है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कि हमारी यहाँ पे एक कुकू बर्ड होती है, वो पैरासाइटिक होती है, और क्रो जो होता है वो हमारा होस्ट होता है। कुकू किसकी बात हो रही है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोयल। तो जो कोयल होती है वो क्या करती है, अपने अंडे क्रो के नेस्ट घोंसले में दे देती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। जो क्रो होता है वो अपने अंडे और कोयल के अंडे को पहचान नहीं पाता, क्योंकि दे बोथ आर इन सिमिलर साइज, सिमिलर कलर, एक ही जैसे होते हैं। तो इस वजह से क्रो जो है वो कोयल के अंडों को भी इंक्यूबेट कर देता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कमेंसलिज्म की, तो इसमें हमारी एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीशीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को फायदा हो रहा है लेकिन उससे दूसरी को कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें बात की गई थी दैट इज ऑर्किड की, तो ऑर्किड जो होता है वो एज अ एफिटाइट के फॉर्म में ग्रो करने लग जाता है मैंगो की ब्रांच में, जहां मैंगो की ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑर्किड एफिटाइट को फायदा हो जाता है। दूसरी बात करें अगर हम बैरेंकल की, तो वो वेल की बैक के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं, तो वेल को तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन बैरेंकल को तो फायदा हो जाएगा। वेयर एज अगर हम सी एनीमोन की बात करें तो सी एनीमोन को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन क्लाउन फिश को होता है, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि जो सी एनीमोन होता है उसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन टेंटिकल्स के पास ये क्लाउन फिशेज आ जाती हैं। जब वो क्लाउन फिशेज इन टेंटिकल के पास आ जाती हैं तो जो प्रीडेटर से बच जाती हैं, इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम प्रीडेटर, तो प्रीडेटर से ही बच जाती हैं और उस तरीके से सी एनीमोन को कोई फायदा नहीं होगा लेकिन क्लाउन फिश को फायदा हो गया। वेयर एज अगर हम बात करें कैटल एग्रेट की और कैटल की, तो वहां पे हमारी जो कैटल होती है उसको कोई फायदा नहीं होता और कैटल एग्रेट को फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज अ एमेल्सिलिज्म, जहां पे एक को नुकसान होगा और एक को कोई फायदा नहीं होगा। एक हमारी नॉर्मल रहेगी, एक को नुकसान होगा दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे बात करेंगे पेनिसिलियम की, जो इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या हो रहा है, दैट इज अ नुकसान हो रहा है, पेनिसिलियम पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उससे। ठीक है, पेनिसिलियम वैसा का वैसी है लेकिन हमारे बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट इन गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एमेल्सिलिज्म का नाम लिखा है लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखा है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज अ म्यूचुअलिज्म, जहां पे हमने देखा था लाइकेन के बारे में, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जो कि किसके किसके बीच में होती है, दैट इज एल्गी और फंजाई के बीच में होती है। वेयर एज माइकोराइजा जो होता है वो भी एक तरीके की सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ये होती है हमारी फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। अगर याद करना हो कि कौन सा लाइकेन एंड कौन सा माइकोराइजा है, तो इसकी एक निमोनिक एफएमआर से याद कर लो। एस स्टैंड्स फॉर फंजाई, आर स्टैंड फॉर रूट, एंड इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज अ माइकोराइजा। अगर आपको एफएमआर याद पता है तो आपको लाइकेन अपने आप पता हो जाएगा कि वो एक एल्गी है और एक दूसरा फंजाई है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ निमोनिक। नेक्स्ट जो हमारा इसमें एग्जांपल है वो फिग और वास्प स्पीशीज का दिया है। तो जो फिग होता है वो एक तरीके का हमारा ट्री होता है। तो वो क्या साइड प्रेजेंट करता है, वो ओवी पोजीशन की साइड दे देता है, मतलब एग लेइंग की साइड प्रोवाइड कर देता है, और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग लार्वा का। तो जो लार्वा डेवलप हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन भी देता है और साथ के साथ ओवी पोजीशन, एग लेइंग की भी पोजीशन, एग लेइंग की भी साइड दे देता है। वेयर एज हमारी जो वास्ट स्पीशीज होती है वो उसको फिग को क्या देती है, वो वास्ट स्पीशीज जो होती है वो फिग की इन्फ्लोरेसेंस को क्या कर देती है, पॉलिनेट कर देती है। वेयर एज यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज ऑर्किड एंड बी का है, जिसे हम सेक्सुअल डेसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्किड का फ्लावर होता है ना, फीमेल फ्लावर, ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसकी एक पेटल जो है वो फीमेल बी की तरह दिखती है। उसकी जो एक पेटल होती है वो फीमेल बी की तरह रिजेम्बलेंस शो करती है, जिस वजह से जो हमारा बी है दैट इज अ मेल बी वहां पर आता है उस फ्लावर के पास, और वो पेटल को ये समझ लेता है कि फीमेल बी प्रेजेंट है, तो वो वहां पे कॉपुलेशन शो कर देता है। लेकिन ऐसी कॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सूडो कॉपुलेशन, या फिर उसे हम सेक्सुअल डेसिड भी कहते हैं। इसी ऑर्किड को हम मेडिटेरियन ऑफेराइसिस भी कहते हैं। Mediterranean ophioris. This is all about the examples of population interaction. Here I am going to big thank you to all of you for your love and support. जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें भी मैं किसी एग्जांपल्स या किसी भी टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Once again, have a nice day and have a good day to all of you.